औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के साथ मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इमरान और आज मेरा लेक्चर नंबर 1 है। और जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस करना है वो इस किताब का या इस कोर्स का सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर्स और उसके कंपोनेंट्स। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं सबसे पहले एक बुनियादी से सवाल से कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यहाँ पर आपके सामने इस पैराग्राफ में लिखा नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चूँकि ये बिजली पे चलती है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं और ये दी गई हदायत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करती है। जिस तरह की आप हदायत देंगे उसी हदायत के मुताबिक ये जो है वो काम करती है। मिसाल के तौर पर आपने अगर इंस्ट्रक्शंस 2 नंबरों को ऐड करने की दी है तो डेफ़िनेटली उन 2 नंबरों को ऐड ही करेगी, ये नहीं कि उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी आपको सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शंस ही देनी होंगी। सो कंप्यूटर क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और ये इन्फॉर्मेशन फिर बाद में हम दोबारा किसी इस्तेमाल में ला सकें, इस मकसद के लिए उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर कर लेता है। तो ये है बेसिकली कंप्यूटर का एक बुनियादी सा तारुफ। कंप्यूटर का जो कीवर्ड है वो बेसिकली लफ्ज़ कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है। कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जिसको कैलकुलेशन के लिए बनाया गया कि जो एक हाई स्पीड पर जो है वो कैलकुलेट कर सकी और नताइज जो है वो प्रोवाइड कर सकती हो। ताहम सिर्फ़ और सिर्फ इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर्स को कैलकुलेट करना नहीं होता, बल्कि इसके और डिफरेंट बहुत सारे मकासद हैं जिनके लिए ये इस्तेमाल होता है और ये ज़िंदगी के हर पहलू को चेंज कर रहा है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में ये इस्तेमाल भी हो रहा है। आप बैंकिंग सेक्टर देख लें, आप एजुकेशनल सेक्टर देख लें, आप हॉस्पिटल देख लें, आप हेल्थ सेक्टर, कोई भी आप सेक्टर देखिए तो कंप्यूटर जो है वहाँ पर आपको लाज़िम मलज़ूम मिलता है। तो ये एक बुनियादी सा इस सवाल था और सवाल का जो तारुफ था वो हो गया आपके साथ। ये जी कंप्यूटर इस वक्त मार्केट में डिफरेंट शेप्स में मौजूद हैं, डिफरेंट साइज़ में मौजूद हैं और इनमें एक बहुत मशहूर जो इसकी एक किस्म है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो इस वक्त आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रही है। यहाँ पर उसके कुछ कंपोनेंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड नज़र आ रहा है, माउस नज़र आ रहा है, स्पीकर नज़र आ रहा है और ये मॉनिटर नज़र आ रहा है, ये सिस्टम यूनिट जो है ये नज़र आ रहा है। ये बेसिकली तमाम के तमाम जो है वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। अब अगली बात ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक फ़हरिस्त अगर बनाई जाए तो वो क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स होंगे, वो एक फ़हरिस्त की सूरत में आपके सामने यहाँ लिखे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले इनपुट कंपोनेंट जो है वो कंप्यूटर का एक हिस्सा है, फिर आउटपुट, फिर सिस्टम यूनिट, फिर आगे फर्दर 2 कंपोनेंट्स पर यानी मुश्तमिल है, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्टकट मेमोरी भी कहा जाता है, इस पर ये मुश्तमिल होता है। स्टोरेज है और इसी तरह आखिर फिर कम्युनिकेशन है। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर जिन पर मुश्तमिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए यहाँ पे जो पहला जो कंपोनेंट था आपको याद होगा वो था इनपुट। अब इनपुट में आपके साथ यहाँ पे जो डिस्कशन की जाती है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि बेसिकली इनपुट होती क्या है, बेसिकली एक इनपुट होती क्या है। तो इनपुट जो है वो बेसिकली डेटा और इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर को देना है, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहा जाता है और वो हार्डवेयर जिसके ज़रिए आप ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कहा जाता है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो वो हार्डवेयर आप जानते हैं कि कंप्यूटर के मादी हिस्से होते हैं, तो ऐसा हार्डवेयर जिसके ज़रिए हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस दे सकें वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो नीचे आपके सामने यहाँ पे लिखी नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ देखें कीबोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड जिसका मेन मकसद जो है वो टेक्स्ट इनपुट करना है। इसके ज़रिए हम अल्फ़ाबेट जो है हम इसके ज़रिए अल्फ़ाबेट
इनपुट कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए नंबर्स इनपुट कर सकते हैं, हम इसके ज़रिए दूसरे किस्म का जो डेटा है जो नंबरों पर मुश्तमिल हो या अल्फ़ा नुमेरिक डेटा जो है वो इनपुट करने के लिए इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसके बाद माउस वाइडली यूज इनपुट डिवाइस है और इसका मकसद जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर की हरकत को कंट्रोल करना है, यानी जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पर उसको कंट्रोल करता है। जैसे आपको ये स्क्रीन पर इस वक्त ये पॉइंटर मूव करता दिखाई दे रहा है, ये पॉइंटर, इसको माउस पॉइंटर भी कहा जाता है, कर्सर भी कहा जाता है, और इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो हैं उनको आप इसके अंदर सेलेक्ट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और माउस पर एक या दो बटन होते हैं जिनको आप क्लिक या लेफ़्ट क्लिक का ना राइट क्लिक का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद जो इनपुट डिवाइस है वो देखिए यहाँ पे माइक्रोफ़ोन है। देखिए इस वक्त मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही है वो माइक्रोफ़ोन के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है, तो ये कंप्यूटर का इनपुट आला है। लेकिन ये इनपुट क्या करता है, ये वॉइस इनपुट करता है, तो लिहाजा ये भी इनपुट डिवाइस है। दैन उसके बाद स्कैनर। स्कैनर क्या है, ये बेसिकली डिजिटल फॉर्म में ग्राफिक्स या टेक्स्ट को रीड करने, प्रिंटेड जो होते हैं कागज़ पर, उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल कैमरा, तो आजकल जैसे मोबाइल फ़ोन्स में कैमराज़ हैं, तो उनका क्या मकसद है, उनका मकसद भी बेसिकली यही है कि डिजिटल फॉर्म में कैमरा क्या करता है, तस्वीर को कैप्चर करता है और उसके बाद स्टोर करता है ऑन सम स्टोरेज मीडिया, जैसे कि आमतौर पे हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी के अंदर तस्वीरें जो है वो सेव कर दी जाती हैं। तो ये हो गए इनपुट कंपोनेंट। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ज़रा देखिए गौर से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसमें नज़र आ रहा है एक कीबोर्ड है, ठीक है, दूसरा माउस है, फिर ये टच पैड है जो आपको लैपटॉप में नीचे कीबोर्ड के नीचे दिखाई देता है, फिर उसके बाद स्कैनर है, और ये माइक्रोफोन है, और ये डिजिटल कैमरा है। ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि ये इनपुट कंपोनेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ चुकी है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, अगला जो कंपोनेंट है वो है आउटपुट कंपोनेंट। तो आउटपुट कंपोनेंट बेसिकली क्या है? आउटपुट कंपोनेंट बेसिकली याद रख लें कि जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा जिस वक्त प्रोसेस हो जाता है तो हम उसको कहते हैं वो आउटपुट है। यानी जो प्रोसेस्ड फॉर्म में जो आपका डेटा होता है, प्रोसेस्ड फॉर्म में जो प्रोसेस हो चुका होता है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और इंफॉर्मेशन को ही हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिनके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं या डिस्प्ले करते हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखें या मैं लिखूं आपके सामने तो वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ देखें, जैसे मैंने लिखा मॉनिटर जो डिस्प्ले स्क्रीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल LCD इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं या TFT कहते हैं। ये इसका मकसद आउटपुट को या ग्राफिक्स को या वीडियो को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो दिस इज़ द बेसिक पर्पज़ ऑफ मॉनिटर। और देन फिर दूसरा है उसके बाद प्रिंटर क्या है? प्रिंटर बेसिकली आपने देखा होगा मुख्तलिफ फ़ोटोकॉपी मशीन्स पर या मुख्तलिफ ऑफिसेज़ के अंदर कि प्रिंटर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कागज़ पर आउटपुट देता है, कागज़ पर प्रिंटेड फॉर्म में हमें आउटपुट हासिल होती है इसके ज़रिए। और तीसरा है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जिसके ज़रिए हमें म्यूज़िक सुनता है। आपको याद है पिछली स्लाइड में मैंने माइक्रोफोन का जिक्र किया था, वो वॉइस इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्पीकर जो है वो वॉइस आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था बेसिकली आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो नेक्स्ट जो है अगली स्लाइड पर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पिक्टोरिकली फॉर्म में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये नेक्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में ज़रा देखें आप, यहाँ पे आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रिंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्पीकर नज़र आ रहा है, और इसी तरह आपको यहाँ पे हेडफोन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑल दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। और ये जितने भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं ये तमाम आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट कंपोनेंट का हिस्सा हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ चुकी है। और चलते हैं अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। जी जनाब, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट एक ऐसा, याद रख लें, एक ऐसा केस है सिस्टम यूनिट
जिसके अंदर एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा केस है जिसके अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं इनका बेसिक पर्पस जो है वो डेटा को प्रोसेस करना होता है। ये तमाम कंपोनेंट्स चूँकि एक यूनिट के अंदर होते हैं, इसलिए हम इसको सिस्टम यूनिट का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो सिस्टम यूनिट में होते हैं वो सारे के सारे एक मेन सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड, जिसको हम सिस्टम बोर्ड का नाम भी देते हैं और या फिर मेन बोर्ड का नाम देते हैं। मेन बोर्ड बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं उन तमाम में एक कम्युनिकेशन मीडियम का काम जो है वो करता है, यानी जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं वो सब के सब डिवाइसेस का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम यूनिट के अंदर लगे हुए मदरबोर्ड के ज़रिए ही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक पिक्टोरिकली फॉर्म में कि ये किस तरह का नज़र आता है। ये सिस्टम यूनिट है, जो इसमें आपको सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, मेमोरी जो है वो भी दिखाई दे रही है और प्रोसेसर जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके मुतल्लिक है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPU भी कहा जाता है। सो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट्स आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ये कंप्यूटर का बहुत अहम तरीन हिस्सा है और इसका काम जो है वो कैलकुलेशंस करना है या फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंपैरिजंस करना है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग का जितना भी काम है वो सब का सब ये परफॉर्म कर रहा होता है। और ये कंप्यूटर के इनसाइड जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। कोई भी कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बगैर काम नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर में एक अदद सेंट्रल प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है। जितने भी कंप्यूटर्स आप देखेंगे हर कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज़रूर होता है। नीचे से आपको इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है। ये पिक्चर जो है वो एक CPU की आपको दिखाई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा कंपोनेंट जो है उसकी बात करेंगे। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट है मेमोरी कंपोनेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम रैम भी कहते हैं, और ये तस्वीर में आपको नज़र भी आ रही है, और हम इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम भी देते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी इसी का नाम है, और याद रख लें मेन मेमोरी भी इसी का नाम है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो तमाम प्रोग्राम जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है या एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो रैम के अंदर मौजूद होते हैं। ये डाटा को टेम्परेरली स्टोर करती है। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेरी का कीवर्ड भी लिखा हुआ है। ये टेम्परेरली डाटा स्टोर करती है, ये आर्जी तौर पर स्टोर करती है, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करती। ये मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होती है, उसके ऊपर लगाई जाती है, लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। प्रोसेस होना है और वो डेटा जो प्रोसेस हो चुका है वो दोनों रैम के अंदर जो है वो सेव करवाए जाते हैं। और इस मेन मेमोरी का एक और नाम है जिसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ऐसा इस वजह से कि जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए या फिर कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाए या हम खुद बंद कर दें तो इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे रैम के अंदर मौजूद तमाम कंपोनेंट्स जो हैं, तमाम कंटेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है कि हम इसका नाम जो है वोलाटाइल मेमोरी जो है वो कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है स्टोरेज कंपोनेंट। स्टोरेज कंपोनेंट डेफिनेटली अब हम ऐसे यानी हिस्सों की बात करेंगे जिनका बेसिक पर्पस जो है वो डाटा को क्या करना है जनाब, स्टोर करना है। डाटा को स्टोर करना है या इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशंस को क्या करना है, बेसिकली स्टोर करना है। और ये डाटा को जो स्टोर करते हैं ये परमानेंटली स्टोर करते हैं। अभी पीछे मैं रैम की बात कर रहा था तो वो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करती थी, टेम्परेरी स्टोर करती थी, लेकिन जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो परमानेंटली स्टोर करती हैं। इसलिए हम इन स्टोरेज डिवाइसेस को नॉन वोलाटाइल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसके कंटेंट्स जो हैं वो बिजली बंद होने पे या कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने पे ख़त्म नहीं होते। इसलिए ये द कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट यहाँ पे लिखा भी आपको नज़र आ रहा है। जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट साइज़ेस की इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट कैपेसिटी की अवेलेबल हैं। और ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर के इनसाइड भी अटैच हो सकती हैं और आउटसाइड भी अटैच हो सकती हैं। तो आइए इनकी एक लिस्ट नीचे दी गई है, हम इसको बारी बारी करके इनको देखते हैं कि कौन क्या है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव जो है सिस्टम के अंदर होती है, यानी सिस्टम यूनिट के अंदर जो है इंस्टॉल की गई होती है, और इसके अंदर जो है डिफरेंट आपका डेटा और प्रोग्राम जो है वो स्टोर करवाए जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो किस्म है वो फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव जो है वो पोर्टेबल एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसको हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके भी जा सकते हैं, और इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, फ़ोटो स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियोस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो मेन मकसद है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली डेटा को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपने यकीनन देखी होंगी कि जो सीडीज़ हैं या डीवीडीज़ हैं, और इनका भी वही मकसद है कि इनको हम सॉफ्टवेयर स्टोर करने के लिए या फ़ोटोज़ या मूवीज़ या म्यूज़िक जो है वो स्टोर करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। ये मोबाइल फ़ोन्स में आपने ज़रूर देखा होगा मेमोरी कार्ड। ये भी रिमूवेबल होते हैं, यानी आप मोबाइल फ़ोन से उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, और इनका मकसद जो है वो भी स्टोर करना है। फ़ोटोज़ हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल्स हैं या कोई दूसरे कंटेंट्स हैं, जैसे ऑडियो वीडियो कोई क्लिप्स हो सकते हैं, उनको स्टोर करने के लिए इनका, या बैकअप के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक पर्पज़ है स्टोरेज डिवाइसेस का। होपफुली कि इसकी आपको जो है वो समझ आ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पिक्टोरिकली देखते हैं कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो मौजूद हैं आजकल। तो ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ नज़र आ रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, और उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, उसके बाद मेमोरी डिस्क है, और उसके बाद ये स्मार्ट कार्ड्स हैं, और ये ऑप्टिकल डिस्क है। ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज स्टोरेज डिवाइसेस। ये सारी की सारी जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो पिक्टोरिकली आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर्स का एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, और ये डाटा एक्सचेंज करने के काम आती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है कि इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस विद अदर कंप्यूटर्स। ठीक है जी। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जब कम्युनिकेट करवाता है तो हम जिन डिवाइसेस के ज़रिए काम करते हैं उनको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। तो इसकी पहली किस्म जो है वो मॉडेम है, नेटवर्क कार्ड है, राउटर है। ऑल दीज आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और इनका पर्पस भी सामने लिखा आपको नज़र आ रहा है कि जैसे मॉडेम है, इसका मकसद जो है वो इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होता है। इसका नेटवर्क कार्ड है, इसको हम नेटवर्क एक आपके कंप्यूटर को किस नेटवर्क के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह राउटर है, इसका मकसद जो है वो इंटरनेट कनेक्शन या जो डेटा शेयरिंग जो है उसको परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिएगा पिक्टोरिकली यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो दिखाया गया, राउटर जो है वो भी दिखाया गया, मॉडेम भी आपको दिखाई गई, और स्विच भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जितने पिक्चर्स हैं इनको आप गूगल पे ख़ुद भी सर्च करके देख सकते हैं। आप इनको गूगल करिए, इनकी पिक्चर्स देखिए, तो आपको इसकी जो है वो बेटर इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगी, और आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसीव कर सकेंगे। ये हमारी बुक है जनाब। आपने इस कोर्स में जो बुक पढ़नी है वो आईटी सीरीज़ की ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है इसको आपने स्टडी करना है, और ये 9th एडिशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, जो पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ वो 9th एडिशन की है। बहरहाल अगर 8th एडिशन मिल जाए या 7th एडिशन मिल जाए तो वो भी काम करेगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये वो बुक है जो आपने अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल करनी है। एंड थैंक यू वेरी मच। ये था आज आपका टॉपिक मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया, और आखिर पे आपको बुक भी बता दिया। आप लोग इसको देखें, समझें। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।